बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके केमिस्ट्री में, साइंस में, और हमारा लेक्चर नंबर है 164। ठीक है, तो हमने पिछली बारी क्या पढ़ा था? हमने पिछली बारी रिएक्शंस हमने स्टार्ट ही लिए थे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टार्ट लिया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, कि मेटल्स का वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो मैंने आपको एक सीरीज याद करने बोली थी जिसका निमैनिक्स भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, KNaCAMgAlZnFe PbCuHgAgAn AU। सो ये सारा भाई रिएक्टिविटी के हिसाब से ये अरेंजमेंट है मेटल्स का। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे, तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो K और Na बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सो वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड बनाया, ये हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये हमने वेरी रिएक्टिव मेटल्स पढ़े। ठीक है, हमने इतना भी पढ़ा कि H2 की वजह से आग भी लग जाती है। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वजह से आग भी लग जाती है। सो हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर पढ़ रहे थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इससे कम, जैसे KNa देखा, अब बाकी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर विद दैट ओनली, कि भाई मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखें, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। देखो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो KNa के बाद क्या आया, Ca। अब कैल्शियम की बात करेंगे। ठीक है, सो कैल्शियम के बारे में क्या बोलेंगे कि जो कैल्शियम का रिएक्शन है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। उसका जो रिएक्शन है वो कम वायलेंट है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इतनी ज़्यादा जैसे उस एक्सोथर्मिक था, जैसे हाईली एक्सोथर्मिक था, ये इतना नहीं है। मतलब हाइड्रोजन रिलीज होती है पर इतनी नहीं कि आग पकड़ ले। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू पोटेशियम। ठीक है, जो हमने सोडियम पोटेशियम देखे, कैल्शियम लेस रिएक्टिव मेटल है, वो वाटर से रिएक्ट करता है लेस वायलेंटली। और जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है हाइड्रोजन के लिए कि तुरंत वो आग पकड़ ले। ठीक है, सो Ca कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, सो इसको बस बैलेंस करना है। ये आपका कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज की, हीट रिलीज हुई। सो यहाँ हमने बाकायदा बैलेंसिंग के साथ ही लिखा ही हुआ है। OH ट्वाइस है, सो O के 2 मॉलिक्यूल्स, H के 2 और यहाँ H के 2, तो टोटल H 4 हुए, O 2 हुए। ठीक है, और कैल्शियम का 1। सो दिस इज अ ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ, इवन खुद कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है। कैल्शियम एकदम बहने लग जाता है या फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसके बबल्स होते हैं, वो कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो कैल्शियम खुद फ्लोट होने लग जाता है। ठीक है, फ्लोट मतलब एक तैरने लग जाता है वैसा। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसके बबल्स के साथ स्टिक हो जाता है कैल्शियम और वो भी फ्लोट होने लगता है। ठीक है, सो ये होता है जब वाटर रिएक्ट होता है कैल्शियम मेटल के साथ। अब मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट। अब कैल्शियम हुआ। ठीक है, अब हमने कैल्शियम डिस्कस किया। ठीक है भाई, कैल्शियम। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम इसके बाद वाला मेटल। ठीक है, सो यहाँ देखो मैग्नीशियम, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम डिस्कस किया। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर लेस एनर्जी वाला होता है। पहले आप एक बात समझो, कोल्ड वाटर में कम एनर्जी होती है कंपेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर में ज्यादा एनर्जी होगी और उससे भी ज्यादा एनर्जी किस में होगी, स्टीम में, भाप में।
पता है ना, जितना ज्यादा गर्म उतने ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इसलिए मैग्नीशियम क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल है, खुद लेस रिएक्टिव है, तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कोल्ड वाटर भी लेस रिएक्टिव है। सो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है? हॉट वाटर से, उसको गर्म वाटर से रिएक्ट कराना पड़ता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मतलब बनता तो यहाँ पे भी है, जैसे देखो हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, पर मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर से नहीं चलेगा। क्यों? रिएक्टिविटी कम है। सो रिएक्टिविटी कम है तो सामने उसको रिएक्टिव चाहिए, तो वाटर है, पर वाटर को रिएक्टिव कैसे बना है? सो वाटर गर्म लेने का, हॉट वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर से वो कुछ नहीं करेगा। सो हॉट वाटर से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। इट ऑल्सो स्टार्ट्स, मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे चिपक के जो मैग्नीशियम है वो तैरने लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। अब इसके अलावा इसके नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज में है, ठीक है, और इसके बाद देखो ये हमने क्या डिस्कस किया? मैग्नीशियम। सो देखो मैग्नीशियम के बाद क्या है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे हैं, ठीक है। सो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। तो इसके बाद वाले जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तो इसके बाद वाले मेटल्स से रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड या हॉट वाटर के, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पर किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड या हॉट वाटर से, पर ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, जिससे वो मेटल ऑक्साइड बना पाए और हाइड्रोजन बना पाए, ठीक है। तो मतलब इनको तो जो लेस रिएक्टिव हैं और लेस रिएक्टिव, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तो इनको तो कोल्ड तो ठीक, हॉट वाटर भी नहीं चलेगा, और उनको तो डायरेक्ट स्टीम चाहिए। तो स्टीम क्या होती है? गैसियस फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं वाटर है तो देखो L लिखा, तो यहाँ गैसियस फॉर्म में। सो ये देखो एल्यूमिनियम और आयरन वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। सो ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है, ये आयरन ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो Al2O3 + 3H2, Fe3O4 + 4H2, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सो इसके अलावा फिर उसके नीचे जो मेटल्स है, मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये मेटल्स तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब देखो कैल्शियम रिएक्ट कर पाया, कैल्शियम मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट कर पाया, फिर हाइड्रोक्साइड बनाया, पर जो इससे भी कम रिएक्टिव मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो ये तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन गर्म पानी से या ठंडे पानी से भी नहीं, ये तो स्टीम से रिएक्ट कर पा रहे हैं। सो ये स्टीम से रिएक्ट किए और ऑक्साइड बना रहे हैं। अब देखो फर्क देखो, पहले ये लोग हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, अब ये ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से भाई रिएक्शन होता है आपके मेटल्स का, रिएक्शन होता है आपका मेटल्स का वाटर के साथ, ठीक है। सो मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होता है? तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, पर जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है तो देखो ऑक्साइड बना, और कम होती है तो वो रिएक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी भी तो चाहिए ना, अगला रिएक्टिव भी तो हो, ठीक है। सो ये सारा था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। सो मैंने मतलब देखो 2 स्टेप्स में, पहले भी जब ये डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि 2 स्टेप्स में होता है। तो देखो मेटल प्लस वाटर इस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और फर्दर वो वाटर से रिएक्ट होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, पर हम डायरेक्ट मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड लिखते थे। तो अब यहाँ देखो भाई पोटेशियम में ऐसा सही रहा, सोडियम में ऐसा सही रहा, फिर इसके बाद देखो कैल्शियम में भी सही रहा, मैग्नीशियम में ही सही रहा, पर एल्यूमिनियम, आयन, जिंक क्या हुआ? एल्यूमिनियम, आयन, जिंक लेस रिएक्टिव है, तो ये यहीं पे ही अटक गए, मतलब मेटल ऑक्साइड ही बना पाए, हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाए, फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये इतना ऑक्साइड बना के ही रह गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये लिखे बिना आपको नहीं आएगा। सो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। सो ये क्या था?
ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। सो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल है, ठीक है, ये जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। एसिडिक क्या होता है, जो एसिडिक नेचर में होता है, और बेसिक जो बेसिक नेचर। एसिडिक क्या होता है, मतलब जो एसिड प्रोड्यूस करे आगे जाके, और बेसिक क्या होता है, जो आगे जाके बेस प्रोड्यूस करे, मतलब हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करे। तो यहाँ देखो, मेटल्स या नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन से, ये हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। सो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बेसिक ऑक्साइड बनाता है, CuO बनाता है। सो कॉपर क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड। सो ये मैंने कॉपर लिख दिया है मेटल में। अच्छा, अब इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन किसका है, एल्यूमिनियम का है। सो एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन है, और इवन जिंक का भी एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब कि वो एसिडिक भी बनाते हैं ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। जबकि आपने क्या पढ़ा था कि भाई मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। भाई एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है 2CuO, मतलब वो फर्दर रिएक्ट करेगा तो बेसिक ही बनाएगा, बेस OH वाला बनाएगा। सो पर एक्सेप्शन क्या है, ये तो हमने कॉपर के लिए रिएक्शन लिखा। सो एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एक्सेप्शन है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन में। क्यों, क्योंकि हाँ ये ऑक्साइड्स बनाते हैं पर ये एसिडिक और बेसिक दोनों बनाते हैं। शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एंड एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ये दोनों बेसिक एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्यों ये लोग क्यों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो एक सिंपल सा रीज़न लिखोगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसीलिए ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। सो यहाँ देखो कैसे आप कहोगे कि कैसे ये एसिडिक कैसे ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। सो यहाँ देखो, ये देखो जैसे यहाँ मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को समझा रही हूँ कि किस तरह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो ये एग्जांपल देखो, सपोज मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से को एक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl। तो जब मैंने इसको इससे रिएक्ट कराया तो इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये न्यूट्रल रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड प्लस, देखो ये एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये कौन सा रिएक्शन है, ये देखो मैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड होता है, एक बेस होता है और सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। देखो अब ये पक्का है कि ये Cl एसिड है, ये भी पक्का है ये सॉल्ट है, ये भी पक्का है वाटर है। तो कब एसिड सॉल्ट और वाटर बना पाता है, जब सामने वाला बेस हो। तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। अब सपोज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने NaOH से रिएक्ट कराया, NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। तो जब मैंने इसको इससे रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट मिला। ये भी सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट भी सॉल्ट होता है, NaAlO2।
ये भी सॉल्ट है और मुझे वाटर मिला। तो जब मैंने किसने बेस के साथ रिएक्ट किया होगा जब सॉल्ट प्लस वाटर, तो मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से पता है भाई बेस हो तो एसिड हो, मतलब एसिड और बेस का ही रिएक्शन होता है जो सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये बेस है तो ऑब्वियसली सामने वाला क्या होगा, एसिड। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टाइम पे एसिड बन जाता है और टाइम पे बेस भी बन जाता है, तो इसीलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाता है। तो मैंने देखो पहले तो आपको ये लिखना है कि भाई दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, फिर आपको एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देके भी समझाना है कि भाई देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम बेस बन गया, यहाँ देखो एसिड बन गया, तो ये एम्फोटेरिक हुआ ना। देखो बाकायदा प्रूफ के साथ लिखा हमने, हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमने प्रूफ भी दिया कि वो एसिड भाई क्यों वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कि भाई वो सॉल्ट वाटर बना रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। तो अगर सामने एसिड है तो ये बेस हुआ, सामने बेस है तो ये एसिड हुआ। ठीक है, सो हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ कोई हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन की, मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो हमने बताया कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक। फिर हमने 2 एक्सेप्शंस दिए, एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक हैं, वो भी हमने समझाया। अब नॉन मेटल्स पे आते हैं। सो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। तो एग्जाम्पल भी लिख दो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अगर इनको आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, फर्दर इनको रिएक्ट कराओगे तो ये एसिड्स बनाएंगे, और ये H2O है एक न्यूट्रल ऑक्साइड। सो नॉन मेटल्स सिर्फ एसिडिक और न्यूट्रल ही फॉर्म करते हैं, जबकि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, पर एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और जिंक। और नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक एसिड्स, और H2O है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, सो ये है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, सो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अभी मेटल्स अब हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड्स के साथ, कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, सो अब हम एसिड्स के साथ देखेंगे। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अगर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट क्यों लिखा भाई, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, सो अगर मेटल्स डाइल्यूट एसिड, देखो सॉलिड एसिड होगा तो रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड एसिड के रिएक्शन कहाँ से होगा, एनर्जी नहीं होगी, सॉलिड्स कितने टाइटली पैक्ड होते हैं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। सो देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो मेटल किसके एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल जिंक को हमने रिएक्ट करा है, तो भाई जिंक को समझो हमने डाइल्यूट HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सो इसको जब आपने रिएक्ट करा तो सॉल्ट मिला ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। फिर आपने इसी जिंक को एक और एसिड से रिएक्ट कराया, सल्फरिक एसिड H2SO4, तभी भी उसने जिंक सल्फेट, देखो सॉल्ट ही है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दिया। अब आपने एक और एसिड से रिएक्ट कराया, Zn प्लस डाइल्यूट HNO3। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये वाला हाईली रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसने तो इक्वेशन ही बदल के रख दी। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जब आप मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो एक एक्सेप्शन बनता है, वो सॉल्ट तो बनाता है पर साथ में वो वाटर बना देता है। वैसे हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये मतलब ये अपना जो इसका एक आयन वो हाइड्रोजन को दे देता है। ठीक है, सो ये मतलब ब्रेक हो जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वो रिएक्टिव होने की वजह से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से H2O बनाता है। ठीक है, सो
यहाँ पे आप अगर इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। आगे 2 लिख दो तो आपकी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। Zn + 2HNO3 gives ZnNO3 twice plus H2O। तो बच्चों ये बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन? तो देखो जब जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होता है तो नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है आप लिख दो अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए लिखना है। सो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज मतलब उसका एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा और मतलब ब्रेक होके तो देखो यहाँ पे यहाँ इवन उसने N2 गैस भी रिलीज की, ठीक है। मतलब रिएक्शन ही दूसरा हो जाता है। अगर आप किसी मेटल को स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा रहे हो तो देखो रिएक्शन ही दूसरी हो जाएगी। यहाँ सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये सॉल्ट और वाटर के अलावा नाइट्रोजन गैस। तो ये एक आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का छोटा सा एक्सेप्शन है, क्या, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जिंक रिएक्ट किया HNO3 के साथ, क्या गिव किया, जिंक नाइट्रेट, वाटर, इवन N2 गैस भी रिलीज होगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ 5 लगाया है, Zn के आगे 5, HNO3 के आगे 12 लगाया है, 12, और ZnNO3 ट्वाइस के आगे 5 लगाया है, H2O के आगे 6 लगाया और N2 ऐसे ही है, ठीक है। सो इस तरह से ये मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। जिंक प्लस HNO, 5Zn + 12HNO3 गिव्स 5ZnO3 ट्वाइस प्लस 6H2O प्लस N2। ये क्यों हुआ, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एसिड थे, ये भी एसिड थे, पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है ना, सो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों, ये हमने फिर लिखा, इट इज बिकॉज जिंक HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये मैंने नीचे भी लिखा है, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मतलब ये क्या करता है, एक तो H2 को ऑक्सीजन दे देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रेट में। तो यहाँ देखो ये एक नाइट्रेट बन गया, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, मतलब रिएक्शन वैसी ही होनी होती है, यही आने वाला होता है, पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तुरंत ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, ब्रेक होके ऑक्सीजन दे देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो HNO3 ZnNO3 ट्वाइस और N2 रिलीज करता है, ठीक है। सो इस तरह से इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O NO NO2, ठीक है। बट ये इसमें एक और एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड। अब देखो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर शेर पे सवा शेर कहते हैं ना कि बड़े को और बड़ा मिलता है। सो नाइट्रिक एसिड तो है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर जब सामने मेटल में मैग्नीशियम और Mn आ जाता है, ठीक है, MM आता है, ठीक है, जब सामने उसको MM मिल जाता है, MM मैंगनीज और मैग्नीशियम और मैंगनीज मिलता है, तो वो क्या करता है, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम और मैंगनीज मिला तो क्या करेगा, अब देखो रिएक्ट करा HNO3 HNO, पर अब ये क्या बनाएगा, अब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, पहले जैसे ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये रिएक्टिव है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, ठीक है, Mg और मैग्नीशियम और मैंगनीज भी एक स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने फिर से यहीं लिखी है। सो यहाँ देखो मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सो ये मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। सो वो खुद भी रिएक्टिव है तो इसको तो कहाँ से ब्रेक होने देगा, इसको ब्रेक ही नहीं होने देगा। तो वो जो रेगुलर रिएक्शन होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाला, वही रिएक्शन होगा, ठीक है, जैसे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती थी वैसे ही बनेगी। सेम मैंगनीज में भी यही होगा, मैंगनीज भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो देखो एसिड्स के साथ आपको 3 एक्सेप्शन देखने मिले। पहला एक्सेप्शन कि
कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका जो रेगुलर रिएक्शन है कि भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन देना है, पर क्योंकि नाइट्रिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जब मेटल रिएक्ट करता है तो जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर को H2 हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रेट्स में। सो वो रिड्यूस हो गया। पर अब देखो जब भी फिर मैंगनीज और मैग्नीशियम का एक्सेप्शन आया, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर आप सीरीज में देखो तो ये देखो तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम आता है। सो मैग्नीशियम और मैंगनीज MM, ठीक है। सो MM आर वेरी हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, उनका नंबर ऊपर है, तो वो इसका थोड़ी मनमानी चलाएंगे, इसको ब्रेक होने ही नहीं देंगे। सो वो रेगुलर रिएक्शन होना चाहिए सॉल्ट और हाइड्रोजन का, वो वही रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये इसको ब्रेक ही नहीं हो देते, मतलब इनके मैग्नीशियम और मैंगनीज के आगे नाइट्रिक एसिड की नहीं चलती। वैसे तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर कोई मैग्नीशियम और मैंगनीज भी कम नहीं है, वो भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो उसको अपनी चलाने ही नहीं देते हैं, इसको ऑक्सीडाइज होने ही नहीं देते हैं। तो जो रिएक्शन होना चाहिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का वही होता है। सो देखो अगर देखा जाए तो 3 एक्सेप्शंस हैं कि भाई मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ और ही होता है, ठीक है। पर अगर रिएक्टिव मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जो ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई थी, मैंने आपको न्यूमेरिक्स से याद भी कराई थी ये सारी। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो मैंने वही रिएक्टिविटी सीरीज कॉपी करी है, पर मैंने यहाँ बीच में एक नॉन मेटल डाल दिया है H। यहाँ देखो H की पोजीशन यहाँ है। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की, मैं सीक्वेंस से नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कौन कितना रिएक्टिव है वैसे ही, सीक्वेंस मैंने फॉलो नहीं किया। आप सोच रहे हो सीक्वेंस नहीं फॉलो किया है, सिंपली मैंने रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखा है कौन कितना रिएक्टिव। तो देखो ये तो आपने पढ़ा ही था, पर ये H मैंने बीच में डाला, मैंने एक नॉन मेटल डाल दिया। हमने खाली मेटल्स पढ़े थे, तो देखो अगर मैं H की रिएक्टिविटी की बात करूं तो H एक नॉन मेटल है, H लेड के बाद आता है और कॉपर के ऊपर आता है। अब मैंने ये क्यों यहाँ डाला, तो मुझे एक्चुअली आपको बताना था क्योंकि H बीच में आता है, ठीक है। H किसके, H के ऊपर सारी लेड आयन ये सब ऊपर आते हैं। तो जब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ इन सब को रिएक्ट कराओगे ना तो कर जाएगा। जब आप इन सब को PP, Fe, Zn, Al कैसे भी रिएक्ट तो कर जाएगा। पर अगर H से नीचे वाला, क्योंकि ये H से भी कम रिएक्टिव है, जैसे Cu को HCl से रिएक्ट कराओगे तो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। Hg को कराओगे HCl से नहीं, मतलब ये 1, 2, 3, 4 ये जो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, इनको आप रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनकी रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन से भी कम है, ठीक है। सो मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। मतलब जो ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो डिस्प्लेस कर लेते हैं आराम से हाइड्रोजन। देखो डिस्प्लेस कर लिया, मतलब डिस्प्लेस करना मतलब कि ये H की जगह छूट के Zn आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है ना एक तरह का। सो भाई यहाँ Zn ने जगह ले ली, पर यहाँ ये नीचे जो एक्टिविटी सीरीज के नीचे हैं 4 ही तो हैं, गिनती के 4 हैं। देखो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग नहीं रिएक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, अगर मैं कॉपर को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराऊंगी तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर क्या है ये लोग डिस्प्लेस कर लेते हैं। क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है ना। आप देखो कंफ्यूजन नहीं हो, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। देखो Zn को HCl से रिएक्ट कराई हूँ, ठीक है। सो Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो Zn क्या कर रहा है, इसकी जगह ले रहा है, ठीक है। Zn इसकी जगह ले रहा है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। Zn H2SO4, फिर से Zn ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के, फिर इसकी जगह ले रहा है, ठीक है। हाँ, अब पर Zn, अब यहाँ तो बात ही दूसरी है, ठीक है। HNO तो ये तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर यहाँ देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। Mg के साथ भी किया तो Mg के साथ भी ऐसा हुआ, यहाँ Mg की इसने जगह ले ली, यहाँ Mn ने इसकी जगह ले ली, वो उसकी तब भी ऐसे हुआ। पर कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है,
कॉपर इसकी जगह ले ही नहीं पाएगा, है ही रिएक्टिव कम। क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको ये मैग्नीशियम और मैंगनीज का रिएक्शन लिखना है इस तरह के फॉर्म में, तो मैं वो एज अ होमवर्क देती हूँ, आप उसको ढूंढो, एनसीईआरटी में ढूंढो, खुद करो, जैसे आपका दिमाग चलता है आप करो, ठीक है। यहाँ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बनता है आप दिमाग से लिखना, ठीक है। नहीं लिख पाते हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही लिख देना, जैसे मैंने लिखा है। लिख पाते हो तो मुझे खुशी होगी कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। जो मेटल है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ हमारा। अब हम आगे करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे क्या है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर मेटल्स नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या। सो देखो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होगा। देखो मेटल, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो मेटल Na, ठीक है। मेटल सपोज Na मैंने लिया, सोडियम लिया, ठीक है। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, क्लोरीन का मैंने 287 लिया। अब देखो ये एक दे सकता है और ये एक ले सकता है, तो जब ये देने गया ये लेने गया तो क्या बना? आयंस बन गए, क्योंकि ये देखो इसने दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, तो भाई इसने दिया तो Na+ बन गया, और इसने लिया तो ये Cl- बना, ठीक है। सो बन क्या गया? NaCl। तो NaCl क्या हुआ? एक आयनिक कंपाउंड हुआ। कैसे बना? ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से बना, ठीक है। सो इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से लेन देन से बना और आयंस बने, आयंस फॉर्म हुआ, ठीक है। सो मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल की सॉल्ट, जो कि आयनिक कंपाउंड है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो Na है 281 प्लस Cl है 287, सो गिव्स NaCl। सो देखो कंपाउंड्स फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनिक कंपाउंड। तो जो भी ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन उसने दान किया, ट्रांसफर किया, दिया, लिया, ठीक है। सो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। सो because of transfer of electron, compound formed by transfer of electron are ionic compounds. So यहाँ देखें तो इसका एग्जाम्पल पहले तो मैंने एक लिख ही दिया है कि भाई सोडियम क्या है? एक मेटल है, तो 281 है, फिर ये Cl है, नॉन मेटल है, 287 है, तो ये 1 इसको देगा तो NaCl बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। सो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। अब उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराना है। सो अब ये 2 है, चलो अब हम ये करके ही देखते हैं। देखो मैग्नीशियम है, ठीक है। सो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 282, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगी, ठीक है। तो इसके पास देखो देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, पर क्लोरीन क्या है? 1 है, मतलब क्लोरीन 1 ही है। तो क्लोरीन जब इसको डोनेट करना है तो ये एक कहाँ जाएगा? तो ये क्लोरीन के ही एक और मॉलिक्यूल को ये डोनेट करेगा, ठीक है। सो क्लोरीन के ही एक और मॉलिक्यूल को ये डोनेट करेगा, तो इसके डोनेट हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको पता है, इसीलिए जब आपने शायद 9th में याद भी किया होगा, इसलिए ये Mg2+ होता है, इसकी जो यहाँ हमेशा 2+ होता है वैलेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी होती है, तो वो 2 को दे रहा है। अब इसका बैलेंस हो गया। सो अब देखो यहाँ पे, तो Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? Cl को दिए, 2 Cl को दिए, ठीक है। Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 Cl को दिए, ठीक है। सो इसीलिए हमारा जो रिएक्शन है कैसे बनेगा, तो आपने 9th में मैंने सिखाया था, शायद मैंने इस बारी केमिस्ट्री जब चालू किया था आपके 10th में भी ऑनलाइन में, तभी भी मैंने एक ऐसा लेक्चर डाला हुआ है
कि भाई तो देखो Mg है, इसके 2 हैं, Cl का देखो एक ही है, Cl का एक ही है। अच्छा ये क्यों लिखा है? क्योंकि सही में वो 2 से ही रिएक्ट हो रहा है, मुझे कंपाउंड फॉर्म कराना है। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सो MgCl2 कंपाउंड बनेगा। हाँ, 2 Cl से रिएक्ट हो रहा है तो देखो रिएक्शन कैसे बनेगा? सो Mg प्लस 2Cl गिव्स MgCl2, ठीक है। सो Mg प्लस 2Cl माइनस गिव्स MgCl2, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो क्या बना? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बना, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो यहाँ देखें, ये Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दिया। सो Mg2 प्लस गिव्स Cl माइनस को, मतलब 2 Cl को दिया। तो कंपाउंड कैसे बनेगा? Mg का यहाँ देखो 2 है वैलेंसी, Cl की एक ही है, सो MgCl2 कंपाउंड बनेगा। सेम एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, ठीक है, 283 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने को, तो वो 3 क्लोरीन को देगा, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3 के साथ होगा। सो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा इसको, इसलिए देखो 287 है, इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया, तीनों को अगर एक एक दिया, ठीक है। सो मतलब Al3 प्लस, मतलब 3, इसने 3 क्लोरीन को दिए। क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 ही है, क्योंकि क्लोरीन तो एक ही ले सकता है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, उसकी एक लेने की कैपेसिटी है, पर सामने 3 आ रहे हैं, सो 3 क्लोरीन को मिलेगा, ठीक है। सो इसका कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? तो देखो Al ने 3 दिए, Cl तो एक ही है, सो AlCl3 ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड आयंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड, जो कंपाउंड बनता है, इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस भी बन रहे हैं ना, यहाँ देखो ये आयंस बने ना, आयंस भी बन रहे हैं, ठीक है। सो जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, और वो सॉल्ट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट। सॉल्ट ही हुआ ना, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट हुआ, सो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। सो Na प्लस Cl गिव्स NaCl। अच्छा अब हम आगे, बस हम चैप्टर के एंड पे ही हैं। सो अब हमने अभी अभी क्या पढ़ा? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब शेयरिंग, वैलेंट, कोवैलेंट, को मतलब शेयरिंग होता है, को, वो क्या था? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट था, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, यहाँ शेयरिंग है, को है मतलब शेयरिंग। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स, एक चीज ध्यान रखो, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते थे? मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होता था, पर कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, ओनली नॉन मेटल। से याद रखना, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, जो शेयरिंग करते हैं, वो किसके कैसे बनते हैं? नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। शेयरिंग नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग होती है। जैसे देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल में आता है, अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में H डाला था ना, बीच में मैंने बताया था, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल देखो गिनती के ही हैं, आपकी जो पूरी इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं नेचर में, हमने चालू भी किया था, रीड भी किया, सिर्फ 22 ही नॉन मेटल हैं, ठीक है, बाकी सारे मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। फिर मेटल्स की गिनती ज़्यादा है, तो अब नॉन मेटल्स तो आपको देख के ही पता लग जाए। सो देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो वो क्या करता है? सो वो अपने ही सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो दूसरे हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक, ठीक है। सो ये देखो, ये इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये हो गया ना ड्यूअल। सो ये H, ये क्या किया इसने, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने शेयर, तो शेयरिंग से ये कंप्लीट हो गया।
क्योंकि हमने पढ़ा था, आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि अगर कंप्लीट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए उसमें या तो 2 होना चाहिए या 8, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट होने के लिए या तो 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, इसके 1 है, दोनों ने शेयर किया, 2 हो गया तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो इस तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बने, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड बिटवीन, कोवेलेंट कंपाउंड्स किसके बीच में बनते हैं, ओनली नॉन मेटल, और वो भी शेयरिंग, ठीक है। अब हमने जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स किया, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको कराया कि अगर मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनता है, आयंस की वजह से बनता है और सॉल्ट मिलता है। तो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यही चीज़ डॉट्स में समझाई गई है, डॉट्स में एक पद्धति में ये चीज़ समझाई गई है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, सोडियम अगर भाई मैं बोलूँ कि मुझे सोडियम क्लोराइड फॉर्म करके दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, सो देखो पहले तो आप लिखोगे कि भाई Na, पहले आप Na के बारे में लिखोगे कि Na के पास 281 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Na++1 इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखोगे भाई क्लोरीन है, क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो क्लोरीन 287 है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना है, Cl-288, ठीक है। आपने Na की और Cl की कहानी लिख दी। फिर आपने क्या लिखा कि भाई Na के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास कितने हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 7 हैं। अच्छा, ये डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉट क्रॉस इन सब सिंबल से दिखाया जाता है। आपको अगर यहाँ क्रॉस लगाना है, यहाँ डॉट लगाना है, लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जब इसने डोनेट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। सो NaCl बन गया। सो इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, ये वाला। यहाँ तो आप सिंपल समझा रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मेन लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखो मैग्नीशियम में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है, ठीक है। सो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। Cl के पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की, सो ये प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl-, ठीक है। सो अब तो ये 1 Cl को नहीं 2 Cl को देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो मैंने 2 डॉट से दिखाया है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से या क्रॉस से दिखाएंगे। सो देखो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है और इलेक्ट्रॉन 282, तो देखो बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये आपने डॉट से दिखाए, ठीक है। Cl है, बाहर वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 7 ही रहा। अब आप क्या करोगे, 1 डॉट इसको दे दोगे, 1 डॉट इसको दे दोगे, तो क्या हो गया, क्योंकि इसने दे दिया, गिवर क्योंकि देने वाला है, डोनर है तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो 2+, ठीक है। सो ये दो Cl ने लिए तो यहाँ 2 लिखा मैंने, क्योंकि दो ने लिया है, और माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इन्होंने लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। देने वाला पॉजिटिवली चार्ज, लेने वाला हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो इन्होंने लिए, ठीक है। सो ये था आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये देखो डॉट और क्रॉस, ठीक है। सो ये बना आपका MgCl2, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। सो ये था हमारा, अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब लास्ट आ जाते हैं, क्योंकि आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े तो आज हम उसकी जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में आता है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। पढ़ा ना अभी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। सॉल्ट जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो जनरल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले फिजिकल नेचर, होते कैसे हैं। सो आप देखो मैंने आपको 2-3 रिएक्शन लिखाए थे आयनिक कंपाउंड्स के, एक NaCl वाला लिखाया, एक MgCl2 लिखाया, एक AlCl3। आप NaCl सबसे बेसिक रिएक्शन है सॉल्ट, उसको सोच के इसकी प्रॉपर्टीज लिख डालो। आयनिक कंपाउंड ही है ना,
अगर NaCl है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वही इसकी होगी क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, क्या होगा। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स होते हैं। क्यों, मैंने आपको क्या बोला, कोई एक सॉल्ट याद रखो, तो देखो मैं सोडियम क्लोराइड याद रख रही हूँ NaCl, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड, थोड़े से रिजिड भी होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हाँ, ये एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि क्योंकि यहाँ आयंस होते हैं, ये देखो यहाँ जो आयंस होते हैं, जैसे हाँ NaCl कैसे बना था, तो ये देखो आयंस की वजह से बना था, ठीक है, ये आयंस हैं। सो ये आयंस है ना, एक दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालते हैं, ठीक है, एक फोर्स डालते हैं, ये इस पे डालता है, ये इस पे डालता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है और इसी की वजह से तो एक कंपाउंड बन जाता है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे डालते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो, so ionic compounds are solids and are somewhat hard because of strong force of attraction, बहुत ही strong force of attraction between positive and negative ion। मतलब इनके बीच में, इन आयंस के बीच में इतना strong force of attraction, और आपको पता है 9th में पढ़ के आए हो, अगर force of attraction strong हो, अगर मतलब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वो क्या हो, solid और hard भी होते हैं। So पहली प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स क्या है, हार्ड हैं, सॉलिड है, रिजिड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है। सो आयनिक कंपाउंड्स हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही बात, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनके इनके बीच के जो आयंस के जो फोर्स है, उनके बीच में फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, Na+ और Cl, आयंस के बीच में जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा मतलब हाई, ठीक है। सो आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही रीज़न, ये कई बार आता है, गिव रीज़न वाई electrovalent or ionic compound has high melting and boiling point, या give reason why sodium chloride has high melting and boiling point। तो क्या लिखोगे कि sodium chloride is an ionic compound or electrovalent compound, so there is a strong electrostatic force of ions, कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा strong electrostatic force होता है और उसे ब्रेक करने के लिए, ऑब्वियसली अगर मुझे ब्रेक करना है, so greater amount of energy is needed, सो इसीलिए इतनी एनर्जी होगी तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट ही होगा ना। सो रीज़न यही होगा, आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपली एक फोर्स है, ये आपने 8th में पढ़ा है, ठीक है, बहुत बुद्धि नहीं चल रही तो इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या आयंस के बीच में ये फोर्स होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू सेपरेट दिस आयंस। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी की, क्या ये घुलता है, सॉल्यूबल है। फिर से मैंने कहा आप NaCl को सोच के रखो, NaCl, सो सोडियम, क्या सोडियम क्लोराइड, क्या सॉल्ट घुलता है। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, वो घुलते हैं। हाँ, अब देखो ये जनरल चीज है, अगर जो वाटर में घुलता है वो बाकी लिक्विड्स में नहीं घुलेगा। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। मतलब जो वाटर में घुलता है वो बाकी सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन, पेट्रोल में नहीं घुलता। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, तो अगर सपोज अगर ये इसमें घुलता, कैरोसिन पेट्रोल में घुलता, तो वो वाटर में नहीं घुलता, ऐसे होता है, ठीक है। सो यस, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ करता है। NaCl, फिर से मैंने कहा आप सोडियम क्लोराइड को सोच के, तो आपने तो इसका हाइड्रोलिसिस भी तो पढ़ा है, आपने नहीं, वो बनाते थे आप ऐसा कुछ, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, ठीक है। सो ये इस तरह से नहीं आप बनाते हो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। सो यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, हाँ पर एक चीज है, ये सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो कोई एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी। ये कौन से फॉर्म में कंडक्ट करेगा? ये लिक्विड फॉर्म में कंडक्ट, तो पहले आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक चीज है, कंडीशन है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन,
इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हो सॉल्यूशन में तो चार्ज पार्टिकल्स मूव होने लगते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, देखो यहाँ वाटर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ सॉलिड, हमने आगे क्या पढ़ा कि ये सॉलिड होते हैं, तो आप सॉलिड से रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप कहोगे कि आप तो कह रही हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, सॉलिड के साथ कहाँ से होगी, मतलब उसको चार्ज तो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा ना, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा एनर्जी होती है, सॉलिड में कहाँ इतनी। सॉल्यूशन क्योंकि फ्रीली चार्ज होते हैं ना, एकदम फ्रीली चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। सो अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। सो अगर आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन वाटर में है तो आयंस कंटेन करेंगे, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द सॉल्यूशन। सो ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। ये एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे, ठीक है। सो अगर भाई डाइल्यूट है, ठीक है, अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई, ठीक है। सो इज देयर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। द सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर, जो आयनिक कंपाउंड है पानी में, ये जरूर लिखना है पानी में, इन वाटर कंटेन्स आयंस, इनमें आयंस होते हैं, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स में जाते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जाके वो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर। अभी एक चीज मेरे को आपको एनसीईआरटी में से करानी है और वो आपको नोट्स में इंक्लूड करनी है, ठीक है। सो एनसीईआरटी के पेज 44 पे, एनसीईआरटी के पेज 44 पे ये ऑरेंज बॉक्स है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज 44 पे ये आपका ऑरेंज बॉक्स है। इसमें देखो एक्वारीजिया करके है। एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं। व्हाट इज एक्वारीजिया? कोई पूछे एक्वारीजिया क्या है? सो एक्वारीजिया, एक्वा मतलब वाटर होता है, रीजिया मतलब रॉयल, लैटिन में। अच्छा, रॉयल वाटर क्या होता है? अच्छा, कई बारी आपकी मम्मी की चेन वगैरह काली पड़ जाती है तो आपकी मम्मी क्या कहती है मैं साफ करवा के आती हूँ। वो ज्वेलर के पास जाती है साफ करवाने। तो क्या करता है, ज्वेलर के पास एक वाटर होता है, उसका नाम होता है एक्वारीजिया। वो आपकी मम्मी की चेन क्या करता है, सामने सामने उस वाटर में डुबोता है और आपकी मम्मी की चेन चमचमाती हुई बाहर निकलती है और आपकी मम्मी से 100 रुपये लेता है सफाई का कि देखो मैंने आपको चमका के दी। अब 100 रुपीज़ आपकी मम्मी खुश हो जाती है, देखो चमक गई चेन, पर एक्चुअली जो आपकी मम्मी की चेन 100 रुपये में उसने साफ कराई, उसमें से हल्का सा जो गोल्ड का हल्के से कण थे उस वाटर में ही रह गए। आपकी मम्मी जैसे ही जाती है वो जो हल्के से कण हैं वो ज्वेलर निकाल लेता है उस पानी में से, तो वो ज्वेलर को सीधा 800,000 का फायदा हो जाता है। उतना गोल्ड उसको ज्वेलर को मिल जाता है और आपकी मम्मी का उतना गोल्ड चला जाता है। तो कभी भी आप ऐसी सफाई ना कराएं, ज्वेलर के पास ऐसे ना ले जाएं। सो एक्वारीजिया वही वाटर है। तो एक्वारीजिया कैसे बनता है? एक्वारीजिया रॉयल वाटर कहलाता है। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैसे बनता है? इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड से बनता है ये वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट। नाइट्रिक एसिड के कितने पार्ट? 1 पार्ट। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, देखो अभी मैंने बात की कि ये गोल्ड को भी घोल सकता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। अगर आप खाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओ ना तो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है गोल्ड। पर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे ना तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब इसलिए तो थोड़ा गोल्ड अंदर रह जाता है और ज्वेलर को फायदा हो जाता है। एक तरह से आपकी मदर के साथ चीटिंग हो रही होती है। कभी भी गोल्ड को ज्वेलर से साफ नहीं करवाने जाने का, हो सके तो वो घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, सोडा वगैरह से या पेस्ट से, टूथपेस्ट से साफ करना, वो सब करने का, पर कभी भी ज्वेलर से साफ नहीं कराने का। उसमें आपका जो गोल्ड है वो चला जाता है, थोड़ा सा आपको पता नहीं लगता है। सो एक्वारीजिया इज अ हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। एकदम मतलब कभी आप जाना, अगर आप किसी जानते हो, किसी रिलेटिव या किसी को जाना, एकदम है ना, एकदम ऐसे धुआं मारता हुआ एक लिक्विड होता है, क्योंकि बनता ही उससे है ना, किससे बनता है? नाइट्रिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एक्वारीजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसमें गोल्ड भी साफ होता है, प्लैटिनम भी साफ होता है और साथ में चला भी जाता है आपका सोना, ठीक है। सो ये एक्वारीजिया जरूर आप लिख लेना, ये सारा आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है।
ठीक है। सो एक्वारिजिया गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करता है। और एक्वारिजिया क्या है, 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ये मतलब ऐसे भी भाई क्या गोल्ड रिएक्ट कर सकता है, डज गोल्ड रिएक्ट, सो गोल्ड कब रिएक्ट करता है, एक्वारिजिया के साथ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ये आपको लिखना है खुद से, मैंने नहीं लिखा है, लास्ट में ये लिख देना है, ठीक है। चलें, थैंक यू, एंडिंग माई लेक्चर हेयर, एंडेड माई होल चैप्टर हेयर। Prepare proper notes, see the lecture at least 2-3 times and make the notes properly and prepare your chapter. Thank you.